हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक चैनल क्रिमिनल माइंड पर। आज मैं जो आपके साथ में स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी है बांग्लादेश की। तो ये जो स्पेशली जो मैंने चैनल बनाया है ये स्टोरीज़ के लिए है। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ जो क्राइम से जुड़ी हैं और सबसे बड़ी बात जिन केसेस को अनसोल्व्ड रखा गया है, जिनका कोई आज तक अता पता नहीं है, हम उनके ऊपर बातें करेंगे और वो स्टोरीज बताएंगे कि इन केसों में हुआ क्या और कैसे क्या था। तो चलो चलते हैं आज हमारी फर्स्ट स्टोरी पर। सीमू मर्डर केस फ्रॉम बांग्लादेश, ढाका। सीमू एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी वहाँ के डॉलीवुड की, जैसे हमारे बॉलीवुड है। डॉलीवुड की इस फेमस पर्सनैलिटी का अंत कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सीमू 90s to 2000 बांग्लादेश की फेमस पर्सनैलिटीज़ में, फेमस एक्ट्रेस में, और इन्होंने 50+ जो नेशनल सीरियल्स थे वो किए थे। और 2004 में इनकी लास्ट मूवी फैतनामा आई थी और उसके बाद में इन्होंने कोई मूवी नहीं की और इसका कोई रीज़न भी नहीं मिलता कि उन्होंने मूवी क्यों नहीं की। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने जो बिजनेसमैन था साकवत, उनसे शादी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मूवी करियर को स्टॉप कर दिया। और उस शादी के बाद में इन्हें 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। अब सीधी बात पर चलते हैं। 16 जनवरी 2022 का वो दिन जब सीमू को लास्ट बार देखा गया था। सीमू को लास्ट बार जब देखा गया तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। अब सीमू की बहन कॉल करती है अपनी बहन को डेली, जिनका नाम है फातिमा। फातिमा डेली वेज अपनी बहन को कॉल करती थी और बातचीत करती थी, लेकिन उस दिन उसका कोई अता पता नहीं था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही ये बात सीमू की बहन को लगता है कि फातिमा को कि उनकी बहन उनका फ़ोन नहीं उठा रही, वो 2-2.5 घंटे वेट करती है और उसके बाद में दोबारा कॉल करती है। लेकिन लाइफ में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था, सीमू उनके कॉल का जवाब देती थी। अब जब वो परेशान हो गई, थक गई, तो वो दोबारा कॉल करती है साकवेत को और साकवेत को बोलती है कि सीमू का कॉल नहीं लग रहा। साकवेत भी उन्हें कॉल करता है लेकिन साकवेत का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब ये अगले दिन का वेट करते हैं, कहते हैं कि क्या पता सीमू आसपास में ही हो तो वो आ जाए, बैटरी डाउन हो गई हो। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो कॉल करते हैं तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले ही दिन सोमवार को, क्योंकि रविवार था, सोमवार को ये चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। क्योंकि रविवार को उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो बोलते कि अगले दिन हम चलेंगे। जब तक सीमू घर नहीं आई तो अगले दिन भी तो वो सुबह सुबह चले गई ढाका पुलिस स्टेशन में। क्योंकि सीमू और उसका जो हस्बैंड था वो ढाका में रहते थे, व्यवसायी थे, अच्छा खासा उनका बिजनेस था। तो जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो इससे जो पुलिस वाले हैं उनके भी हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि सीमू एक फेमस पर्सनैलिटी थी और वो साकवत एक फेमस बिजनेसमैन था। सीमू की बहन फातिमा और साकवत वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वापस अपने घर पे चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में एक कॉल आता है ढाका पुलिस को कि हमें कारगंज जो पुल है उसके नीचे एक डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस के भी हाथ पाँव फूल जाते हैं, उनको लगता है कहीं ये डेड बॉडी सीमू की ना हो। और इस बात को देखते हुए वो जल्दी से मौके पर पहुंचते हैं और उस बॉडी को कब्जे में ले जाते हैं और उसके बाद में वो हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जैसे ही उस बॉडी को वो हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो वो सीमू के घर वालों को, साकवत को और उसकी बहन को कॉल करते हैं। सीमू की बहन आएगी और उसको शिनाख्त करेगी। पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ये सीमू की डेड बॉडी तो नहीं, तो इसीलिए उन्होंने उन्हें कॉल किया।
और जैसे ही सीमू की बहन वहाँ पहुँचती है तो वो सीमू की हालत देखकर रोने लगती है और वो कंफर्म कर देती है कि ये सीमू है और सीमू के शरीर पर ब्रूटली वार किए गए थे, उसे पूरी तरीके से पीटा गया था और जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई, गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। और पुलिस को कंफर्म हो गया था कि सीमू मर चुकी है और ये सीमू की डेड बॉडी है। तो वो साकवत से, उनके हस्बैंड से बात करती है, पूछताछ करती है कि उनके पास में क्या जानकारी है, कुछ ऐसी जानकारी जो पुलिस को सपोर्ट कर सके। लेकिन साकवत से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती। फिर पूछताछ होती है सीमू की बहन से। सीमू की बहन कुछ फैक्ट रखती है, यानी कि कुछ चीज़ें बताती है कि उनकी बहन का कई दिनों से साकवत के साथ में झगड़ा चलता था, अक्सर मारपीट करता था या उनके बीच में झगड़ा होता था। सीमू को उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो पुलिस को थोड़ा सा ये चीज़ खटकती है और वो साकवत को दोबारा बुलाती है। तो साकवत फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो वापस चला जाता है। और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी भी था तो उसको ज़्यादा कोई हाथ लगा भी नहीं सकता था कि उनके लिंक्स थे। उसके बाद में पुलिस सीधा साकवत के घर जाती है और तलाशी लेती है। और पुलिस साकवत के घर जाती है, तलाशी लेती है, उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। अब कुछ ना मिलने के बाद में वो बाहर निकलते हैं और उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद में वो साकवत से पूछते हैं कि क्या ये गाड़ी आपकी है। तो साकवत कहते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि हमें इसे चेकिंग करनी है। तो पुलिस वाले उस गाड़ी को जैसे ही विंडो या डोर ओपन करते हैं तो उन्हें परफ्यूम की स्मेल आती है, जैसे अभी अभी गाड़ी को ड्राई क्लीन करवाया हो, यानी उनकी गंदगी निकलवाई हो। तो पुलिस वाले गाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। सिर्फ एक एरिया बचता है, वो था गाड़ी की डिक्की। अब जैसे ही पुलिस वाले उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं, उन्हें एक नायलॉन की रस्सी मिलती है। वैसी ही रस्सी जब शव मिला था सीमू का, उसके बोरे के ऊपर बंधी हुई मिली थी। और पुलिस का शक पूरा गहरा हो जाता है और वो साकवत को अपने साथ ले जाते हैं। साकवत को पुलिस स्टेशन ले जाकर वो उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन साकवत कुछ नहीं बताता। तो उसके बाद में कुछ सीनियर अधिकारी आते हैं और वो साकवत से थोड़ा टाइटली क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, मतलब उससे पूछते हैं कि तुमने मारा, क्यों मारा। तो वो रिपीट जो पुलिस रिमांड होता है उसमें पूछते हैं। तो साकवत बोलता है कि हाँ, मैंने उसका मर्डर किया। जैसे ही साकवत ये चीज़ बोलता है कि मैंने उसका मर्डर किया, पुलिस के सामने सारे तथ्य खुल जाते हैं। और उसके बाद में वो बताता है कि सीमू और मेरे बीच में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़ा होने के बाद एक दिन ऐसा ही झगड़ा हुआ जिसकी वजह से जो सीमू थी उसको ज़्यादा चोट आ गई और वो मेरे से उसका गला दबाया गया। मैंने पीटा और उससे उसका गला दबा दिया गुस्से में। तो जब मैंने उसे चेक किया तो वो मर चुकी थी और इस चीज़ से मैं डर गया था। तो मुझे कुछ देर तक समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो वो बताता है कि मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, फरियाद को। फरियाद जो था साकवत का फ्रेंड था, तो फरियाद को कॉल करता है और फरियाद को बुलाता है घर पे कि दोस्त मुझे तेरी ज़रूरत है। तो फरियाद भी भाग कर दौड़ा चला आता है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। जैसे ही फरियाद घर के अंदर आता है तो वो चौंक जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है साकवत की यार मुझे तेरी ज़रूरत चाहिए, हेल्प चाहिए। तो साकवत की मदद करने के लिए वो मान जाता है। तो उन्हें बॉडी ठिकाने लगानी थी। उनके सामने दो प्रॉब्लम थी। एक था उनका स्विप क्लीनर, लाइक उनके साफ सफाई वाला, और दूसरा था उनका सिक्योरिटी गार्ड। तो रात हो चुकी थी। तो अभी ये क्या करते हैं कि उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें पहले स्वीपर और बॉडीगार्ड जो उनका था सिक्योरिटी गार्ड उसको बाहर भेजना होगा या कहीं ऐसी जगह। तो वो सफाई वाले को कुछ काम के लिए बाहर भेज देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को दूर कहीं रेस्टोरेंट से खाना लाने के लिए भेज देते हैं। तब तक ये दोनों एक बैग में जो
सीमू थी उसकी डेड बॉडी को डाल देते हैं और उसको ऊपर से नायलॉन की रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल लेते हैं। जैसे ही डालते हैं उसके बाद में वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो सीमू थी उसके लड़का और लड़की दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो आराम से सो रहे थे। तो जैसे ही ये चीज़ होती है तो वो गाड़ी लेकर निकलते हैं और पहले दिन उन्हें कोई भी कुछ नहीं मिलता, मतलब कि कोई अच्छी लोकेशन नहीं मिलती जहाँ पर ये डेड बॉडी को डंप करे। तो वो वापस आ जाते हैं। अभी 17 जनवरी जैसे 16 जनवरी था, तो 16 जनवरी को वो वापस आते हैं। अब जैसे ही वो वापस आते हैं तो उस डेड बॉडी को वो पूरा दिन अपने घर पे रखते हैं। अब पूरे दिन में ना तो सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पता है और ना बॉडी गार्ड को, जो भी इनका स्वीपर था, और ना उनके बच्चों को। उनके बच्चों को सिर्फ ये लग रहा था उनकी मॉम घर से बाहर है और वो आई नहीं है, क्योंकि उसी वक्त पर जो फातिमा थी वो साकवत से बात कर रही थी। उसी टाइम पे भी तुम्हें मिला कि तुम्हें पता लगा, क्योंकि साकवत ने ही उसे मार कर डाल रखा था। तो वो उसे बोल रहा था कि नहीं, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, वो सुबह 7 बजे ही बाहर निकली थी। ये साकवत ने ही बोला था। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो एक दिन कारगंज ढाका के पास में पहुंचते हैं। अगले दिन रात को गाड़ी लेकर निकलते हैं। तो वो जैसे ही उन्हें अच्छा इलाका दिखता है तो वो झाड़ियों में उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। अब डेड बॉडी को फेंकने के बाद में ये वापस अपने घर पे आते हैं और अगले दिन ये सीधा रिपोर्ट लिखवाने चले जाते हैं 17 जनवरी को। 17 जनवरी को जैसे ही वो रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो रात को इन्होंने डेड बॉडी फेंकी थी, तो रिपोर्ट लिखवाने चले जाते हैं। तो ये स्टोरी होती है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी बात थी कि जो बैग मिला था उस पर नायलॉन की रस्सी थी, और उस नायलॉन की रस्सी जिसमें डेड बॉडी थी सीमू की, उसमें नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी। तो जो गाड़ी की डिक्की थी उसमें भी नायलॉन की रस्सी थी। तो इसी नायलॉन की रस्सी से ये पूरा केस सुलझ जाता है और जो दोनों क्रिमिनल है, फरियाद जो उसका दोस्त है साकवत का, तो ये दोनों को मुजरिम करार कर दिया जाता है 2022 में ही, और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देती है कोर्ट बांग्लादेश की। तो ये कुछ एक ऐसी छोटी सी स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इसको फॉलो करना मत भूलें। और आप ऐसी ही स्टोरी को मैं आपको सुनाता रहूँगा। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है। तो गाइज़ इस तरह रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइस। राम राम।